नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विविध अशोक पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम डिस्कस करेंगे, उसका पार्ट 1 है ये। तो इकोनॉमी के बारे में बेसिकली फ्रेंड्स हमें यहाँ जानना है। थेरी बेस्ड चैप्टर है, मतलब ऐसे तो बुक ही थेरी बेस्ड है पर ये बहुत ज़्यादा थेरी है, एक्सट्रीम थेरी है, कहानी है। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इंडियन इकोनॉमी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश पीरियड में जब अंग्रेज़ों का शासन था, दुगना लगान वसूला जाता था, उस समय हमारी क्या स्थिति थी, हमें ये सब जानना है। ठीक, इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे आगे बढ़ी है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो एंगस मैडिसन वाज ए डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एंगस मैडिसन के बारे में। तो पहले हम ये जान लें कि एंगस मैडिसन कौन थे। भाई ये जो है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। मैडिसन को जाना जाता है किस चीज़ के लिए, इज पर्टिकुलरली नोन फॉर डॉक्यूमेंटिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड अक्रॉस मेजर कंट्रीज इन एवरी कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया भर की जितनी कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी के बारे में लंबे समय तक इन्होंने अध्ययन किया हुआ है, इसी के लिए एग्नस मैडिसन को जाना जाता है। अब इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, तो अकॉर्डिंग टू एंगस मैडिसन डेटाबेस, एंगस मैडिसन ने जो डेटाबेस बनाया उसके हिसाब से इंडिया और चाइना कंट्रीब्यूट करते थे 50.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 1000 एडी। अभी 2025 चल रहा है, यानी जब 1000 चल रहा था, जब 1000 ईस्वी चल रही थी, उस समय इंडिया और चाइना मिलकर के पूरी ग्लोबल जीडीपी का 50.5% जो है कंट्रीब्यूशन करते थे। आप समझ रहे हैं बात को, यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ और दो देश एक तरफ, आधे में दो देश इंडिया और चाइना और आधे में पूरी दुनिया थी। इतना जलवा था, समझिए आप, दिख ही रहा है, जलवा है ही और क्या। भाई 1600 एडी यानी 1600 शताब्दी आते आते दैट फिगर हैड इंक्रीज टू 52% विथ चाइना अकाउंटिंग फॉर 29% एंड इंडिया फॉर 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। यानी 1000 से लेकर 600 बरस और बढ़े तो स्थिति और बढ़ी है, हम 50% से 52% पर आ गए, जिसमें से इस 52% में से 29% चाइना का था और 23% जो है हमारा कंट्रीब्यूशन था। अ सेंचुरी लेटर चाइनाज जीडीपी शेयर हैड डिक्लाइन व्हाइल इंडियाज हैड राइजन टू 24.4% ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट। मतलब एक सेंचुरी, 100 साल बीतने पर, यानी 1700 के आसपास आते आते चाइना की जीडीपी का शेयर घट गया, 29% से घट करके कम हो गया, और जबकि हमारा जो है 23% से भी बढ़ करके 24.4% हो गया। यानी पूरी दुनिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से हमारा योगदान 24.4% का था। फिर आती है ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश कॉलोनिज्म अल्टर्ड द डायनेमिक्स एंड बाई 1820 इंडिया शेयर है प्लम्ड टू 16.1%। ब्रिटिश मतलब जब अंग्रेज़ों ने हम पर शासन करना शुरू किया, अभी 1820 ही चल रहा है, 1947 तक तो ये हालत ख़राब कर देंगे, पर 1820 तक आते आते सोचिए 1700 में हम 24.4% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और ये 1820 यानी 120 साल बाद हमारा घट करके 16.1% ही रह गया। तो गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से IMF क्या कहता है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी रीच टू 7.3% इन 2021। सोचिए ना, आप समझ रहे हैं, अभी हमने आपको फिगर्स दिखाई कि भाई 23% था, फिर 24.4% हुआ, ठीक, और अब स्थिति क्या है, फिर उसके बाद 16 दशमलव कितना हो गया, 16 पॉइंट समथिंग 1% हुआ, और अब हालत ऐसी हुई कि 2021 तक आते थे हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 7.3% का ही रह गया। मतलब आपको सरप्राइज लग रहा होगा कि हमने इतनी मेहनत बढ़ाई, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन जीडीपी में हमारा योगदान धीरे धीरे वर्ष होता गया। ठीक है, सुनने में अजीब लगेगा पर ऐसा है। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया इज रैंक 3rd इन द वर्ल्ड ओनली आफ्टर USA एंड चाइना। परचेजिंग पावर पैरिटी अगर देखी जाए तो उसमें हमारी रैंक तीसरी है, USA और चाइना के बाद में हमारा ही रैंक बनता है। परचेजिंग पावर पैरिटी आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टुडे इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। कह सकते हैं कि अभी हम काफ़ी तेज़ी के साथ में ग्रो करने वाली इकोनॉमी में से एक हैं। ठीक है, इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वाज डिसमल, मिजरेबल,
क्यों? इंडिया की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी वो ब्रिटिश राज में बहुत ख़राब थी, वेरी डिसमल पोजीशन थी। ऐसा क्यों था? कुछ कारण रहे होंगे, तो हम वो कारण जानने का प्रयास करेंगे। आप में से लगभग सभी लोगों को पता होगा, हमने ये कहीं ना कहीं इतिहास का विषय है, बट हमें इतिहास में ही जा कर के कैसे इकोनॉमी इवॉल्व हुई है हमारी वो जान पाएंगे। ठीक है, पहला, कॉलोनियल स्टेट्स पॉलिसीज वर सिग्निफिकेंट बैरियर टू द कंट्रीज ग्रोथ। देश ग्रो कर नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि जो कॉलोनी बसाई थी इन लोगों ने, कॉलोनियल स्टेट जो थे, अंग्रेज़ों का जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उन्होंने जो पॉलिसी बना रखी थी वो हमको जो है बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करने दे रही थी। ठीक है, उनकी पॉलिसी ऐसी थी। उनको क्या था? उनका उद्देश्य था मैक्सिमम जो है मतलब शोषण करना, मैक्सिमम पैसे निकाल करके इंडिया से ब्रिटेन ले जाना। ठीक है, तो वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाते ही नहीं थे जिससे कि हमारा फ़ायदा हो, उनको अपने फ़ायदे से मतलब था। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। द रिकरिंग फेमाइन, बार बार सूखा पड़ जा रहा था। डिजीज आउटब्रेक, हैजा, महामारी, बीमारियां फैल रही हैं, कोविड जैसी बीमारियां फैल रही हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा चर्चा होता है, उस समय चर्चा नहीं हुआ करता, तो बताते हैं, आपने सुने भी होंगे कि पूरे गांव के लोग जो है पूरा गांव के गांव निपट जाते थे, कोई बचता ही नहीं था। अभी मौके पर भी शायद जो है जम्मू कश्मीर के किसी गांव में, राजौरी वगैरह या कहीं पर है, 17 लोगों की डेथ हो गई है गांव में, मिस्टीरियस डिजीज से। समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है ना, तो ऐसा पहले होता था। अभी तो बहुत सारे इक्विपमेंट है, सरकार ने कमेटी गठित की है, एम्स के डॉक्टर पहुंचे हुए हैं, देयर आर मेनी ऑप्शंस। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले मरे निपटते हुए चले गए, पूरा पूरा गांव ही साफ हो जाता था फ्रेंड्स। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम थी, मतलब सूखा पड़ रहा है, डिजीज आउटब्रेक हो रही है इंडिया में थ्रू आउट द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में ये हालात रहे। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी डेमोन्स्ट्रेटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स सोशियो इकोनॉमिक इररिस्पॉन्सिबिलिटी। 20वीं शताब्दी का पहला हाफ यानी 50 साल जो है दिखाते हैं कि भाई ब्रिटेन की जो सरकार थी वो सोशल इकोनॉमिक दोनों स्तर पर इररिस्पॉन्सिबल थी, उसे मतलब नहीं था हमारे भले से। ठीक है, द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज करेक्टराइज बाई नियर स्टैग्नेशन विद द लिटिल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन आर प्रोडक्टिविटी लेवल। मतलब प्री इंडिपेंडेंस जो पीरियड था वो ऐसा था कि स्टैग्नेशन की स्थिति, स्टैग्नेशन मतलब जैसे आपकी सैलरी स्टैग्नेट हो जाती है, क्या मतलब समझा? वैसे तो आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में बढ़नी बंद हो जाएगी, स्टैग्नेशन लग जाता है, अब आगे नहीं बढ़ेगी। तो वही स्थिति थी। हमारा जो इंडिया का प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी का लेवल था फ्रेंड्स, वो बहुत सिकुड़ के रह गया था, स्टैग्नेशन आ गई थी उसमें। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारी इकोनॉमी मतलब कहने का कि कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही थी, जो था उतना ही चल पा रहा था, बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं, जितना था वही चल रहा है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इग्नोर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द नेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड नॉट टू इंडस्ट्रियलाइज इंडिया बट टू एक्सप्लॉइट इट्स रॉ मटेरियल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इग्नोर किया, जबकि यूरोप वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाए इन्होंने वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्पस से नहीं बनाए, इन्होंने रेलवे की व्यवस्था की तो इस पर्पस से कि हमारा सामान आसानी से जो है बंदरगाहों तक पहुंच जाए, ताकि हम उसे लाद करके ब्रिटेन ले जा सके। तो रॉ मटेरियल का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो उसी पर्पस से, इंडस्ट्री से उनको कोई लेना देना नहीं था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज इकोनॉमिक पिक्चर वाज इन कंप्लीट डिस्ट्रेस। मतलब इंडिपेंडेंस जब हुई, आज़ादी हमें मिली, तो हमारी इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर थी, कहने मतलब बहुत बुरे हालात थे हमारे। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाइम हैड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। जब आज़ादी मिली तो उस समय जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में था, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में था, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाया जाए। उसी के लिए 5 ईयर प्लान लेकर के आए थे, 5 वर्षीय योजना लाएंगे, टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड थोड़ी बहुत बातें कि भाई इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो हो रही है। तो पहले हमने देखा एंगस मैडिसन, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, एंगस मैडिसन ने कुछ डेटा निकाला, अपनी रिसर्च के हिसाब से बताया कि इंडिया और चाइना जीडीपी, टोटल जीडीपी का 50.5% जो है कंट्रीब्यूट करते थे 1000 ईस्वी में। 1600 तक आते आते ये आंकड़ा और बढ़ा, 52% हो गया इंडिया और चाइना का, जिसमें चाइना 29%, बाकी का इंडिया का था। उसके बाद में चाइना का घटा, 1700 में चाइना का घटा और इंडिया का बढ़ गए 24.4 हो गया। ब्रिटिश जो कॉलोनिज्म था, ब्रिटिश जो शासन था, उसने पूरी डायनेमिक्स को ही बदल करके रख दिया और हमारी स्थिति गड़बड़ाने लगी। इंडिया का शेयर जो है जीडीपी में, पूरी दुनिया की जीडीपी में हमारा जो शेयर था वो घटने शुरू हो गया, 16.1 रह गया। आईएमएफ कहता है कि भाई हमारी जो जीडीपी की, ग्लोबल जीडीपी में हमारी जो जीडीपी उसका योगदान 7.3% ही रह गया, मात्र इतना रह गया। कहाँ इतना होता था, इतना रह गया सर। ठीक है, 100 सालों में
एकदम गर्दा ही फेंक दी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी वो तीसरी रैंक पर है, यूएसए है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है परचेजिंग पावर पैरिटी में, याद रखिएगा, ठीक है। इस समय हम फर्स्टेस्ट ग्रोइंग जो है इकोनॉमीज़ में से एक आते हैं। ब्रिटिश राज में इकोनॉमी हमारी ख़राब क्यों थी, उसके पीछे कई सारी वजह थी। पहला, जो इन्होंने ब्रिटिश शासन ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए थे वो हमारे लिए बैरियर का काम करते थे, हमारा अच्छा नहीं करते थे, ठीक है। भूख मतलब फेमाइन, बहुत सारे सूखा पड़ जाता था, भूखमरी की स्थिति बन जाती थी, बहुत सारी बीमारियां फैल जाती थी। कब? 19वीं शताब्दी के सेकंड हाफ में, जिसकी वजह से हम और आगे बढ़ नहीं पाए। 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में भी बहुत सारी परेशानियां हमने शामिल देखी, जो है उसकी वजह थी ब्रिटिश सरकार का सोशल और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में कोई भी जो है उनका इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी महसूस ही नहीं करते थे, हमें कुछ करना भी चाहिए, ठीक। उनको बस पैसे चाहिए थे। प्री इंडिपेंडेंस जो है पीरियड अगर देखा जाए तो वो नियर स्टैग्नेशन की स्थिति में था, यानी जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है वो एकदम फिक्स हो गया था। जैसे अगर हम 100 कार पहले बनाते तो आज भी हम 100 ही कार बना रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, स्टैग्नेशन की स्थिति हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ही नहीं, इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरी तरह से इग्नोर मारा, और उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्पज़ से नहीं बनाए, बल्कि हमारे यहाँ हमारे देश का रॉ मटेरियल ले करके जाने के लिए उन्होंने बनाया था, तो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, ठीक है। जब इंडिया को भाई इंडिपेंडेंस मिलती, आज़ादी मिलती, तो हमारी इकोनॉमी की हालत एकदम जीर्ण शीर्ण है, बेकार सी है, ठीक है। उसके बाद में इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस पा भी ली तो भी बहुत सारा चैलेंज हमारे सामने था कि अब कैसे जो है सर्वाइव किया जाए। ऐसे समझिए किसी के घर में जाइए और उसका पूरा घर लूट लीजिए, पूरा घर लूट लीजिए, कुछ बचे ना उसके पास, खाने के वांदे कर दीजिए, बर्तन जो भी है, कपड़ा लत्ता जो भी है, कुछ मत छोड़िए, और फिर उससे छोड़ दीजिए आज़ाद करके, अब जियो। कहीं ना कहीं वो स्थिति इन्होंने हमारी बना दी थी। तो भाई अब व्यक्ति के लिए दिक्कत तो होगी है, पहले खाने के वांदे पड़े हुए हैं, है ना, तो पहले खाने पर फोकस किया जाएगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगर हम बात करें तो भाई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है? वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इकोनॉमी कंसिडरिंग पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? इकोनॉमी को क्लासीफाई करने के लिए पर कैपिटा इनकम को आधार बनाता है। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन होता है फ्रेंड्स, ओके, पर्सन, कैपिटा मतलब पर पर्सन, हर व्यक्ति की कितनी आय है उसके आधार पर ही इकोनॉमी को डिवाइड किया। और इस तरीके से वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 4 कैटेगरी की इकोनॉमी होती है। पहला लो इनकम इकोनॉमी, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी और हायर इनकम इकोनॉमी, ये 4 तरीके की इकोनॉमी होती है, ठीक है। पहला लो इनकम, चौथा हाई इनकम, और मिडिल इनकम में 2 पार्ट बांटे गए, लोअर मिडिल और अपर मिडिल, ठीक है। सो हियर इज द लो, हियर इज द हाई, और मिडिल है 2, मिडिल में लोअर मिडिल और अपर मिडिल, ठीक है। कुल मिलाकर के 4 तरीके की इकोनॉमी इन्होंने बांटी। इकोनॉमी, अब हमारी इकोनॉमी किस में आती है भाई? तो इंडियन इकोनॉमी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। मतलब हमने देखा लोअर होता है, फिर मिडिल होते हैं 2 तरीके के, और फिर हायर होता है, ठीक है। तो इसमें भी मिडिल में लोअर मिडिल और अपर मिडिल होता है। तो हमारी जो लोअर मिडिल है, यानी कि लोअर से जस्ट ऊपर वाले में थोड़ी सी स्थिति अच्छी है, एकदम घटिया वाली स्थिति में नहीं है, बस को लाके खराब वाली है ना। इंडियन इकोनॉमी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आती है। कंट्री जिनकी जो है पर कैपिटा इनकम, PCI बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम $996 से लेकर के $3895 $3895 के बीच में आती है, तो उसे फ्रेंड्स जो है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी मानता है वर्ल्ड बैंक। और हमारी इंडिया की 2019 में पर व्यक्ति जो इनकम थी वो इतने डॉलर की थी साल भर में। हम पूरे साल में एक व्यक्ति औसतन $1891 कमा रहा था। तो भाई $996 से ले करके $3895 के बीच में अगर कोई कमाता है तो उसे जो है माना जाता था क्या? लोअर मिडिल इनकम को। तो हमारी जो कमाई थी वो 1800 के आसपास थी, 1891, तो इसी के बीच में आ गई। सो वी आर इन दिस सिचुएशन कि भाई ये लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम रैंक्ड वेरी लो। मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी में, यानी हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब ऐसे हो गया कि हम किसी चीज़ को खरीदने में सक्षम हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब हमारी करेंसी में खरीदने की क्षमता तो है, लेकिन हमारे पास कमाई कम है, समझ गए। यानी एक हिसाब से कहें तो रुपया मजबूत तो है, लेकिन पैसे ही नहीं मेरे पास में। रुपया मजबूत है तो क्या करें, हमारे पास पैसे ही नहीं जेब में, खर्चा कहाँ से करें, वो वाली से, ठीक है। तो ये बोला परचेजिंग पावर पैरिटी तो में हमारी तीसरी रैंक है। पहले पे यूएसए है, यानी करेंसी में मजबूती यूएसए की दिखाई, फिर चाइना की दिखाई गई, फिर इंडिया की करेंसी दिखाई गई। लेकिन अगर हम देखें कि पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति की कमाई, तो इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा खराब है, वेरी लो स्थिति में
चल रही है, ठीक है। लो पर कैपिटा इनकम इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी। मतलब लो पर कैपिटा इनकम के पीछे क्या वजह है, किस वजह से है? तो भाई हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अशिक्षा बहुत ज़्यादा है। इन्हीं वजहों से हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम है। इंडिया वाज ए बैकवर्ड नेशन एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। जब आज़ादी हमें मिली तो उस समय हम बैकवर्ड नेशन में आते थे। कहाँ आते थे? बैकवर्ड नेशन में। हमारी स्थिति अच्छी तो क्या है, ये बैकवर्ड नेशन थे, ठीक है। द गवर्नमेंट एड्रेस्ड द डेवलपमेंटल इश्यूज थ्रू 5 ईयर प्लान। तो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंटल इश्यूज़ को कैसे जो है सॉल्व किया? 5 साल के प्लान बनाए। बाई सेटिंग टारगेट, इन्होंने टारगेट बनाए, और इंश्योरिंग द एलोकेशन ऑफ फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स। तो सरकार ने 5 वर्षीय योजनाएं बनाई, इन्होंने सेट किया कि अगले 5 सालों में हम ये करना चाहते हैं, हमें भी करना चाहिए, ये बड़ी अच्छी स्कीम है। अगले 5 सालों के लिए आप टारगेट सेट करें। अभी 2025 चल रहा है, हम 2025 से 2030 के बीच में हम क्या करेंगे, आप अपना टारगेट सेट करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगले 5 सालों में मुझे एक कार खरीदनी है, अगले 5 सालों में मुझे अपना घर खरीदना है, घर बनवा लेना है, ठीक है। लोन पर बनवाइए, कमा के बनवाइए, जैसे भी है। तो ऐसा कुछ टारगेट आप सेट करके चलें 5 वर्षों का, अच्छा रहता है। या हमें और कुछ नहीं तो SIP खोलनी है, 2000 रुपये महीने ही डालेंगे, PPF अकाउंट में कुछ पैसे जमा करेंगे, काइंड ऑफ दैट। ऐसे मेक श्योर कि मतलब आप ऐसा कुछ करें, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान बनाए और उसमें टारगेट सेट किए कि हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, और साथ ही साथ में पर्याप्त फंड एलोकेट किए ताकि जो है जो डेवलपमेंट होना है वो हो जाए ज़रूर से। बिना पैसों के डेवलपमेंट सर नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो हियर हमने डिस्कस कर लिया कि हमने बात की सर इसकी कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी की, दुनिया भर की इकोनॉमी को क्लासीफाई किया, उनका विभाजन किया पर कैपिटा इनकम के आधार पर कि एक व्यक्ति कितना कमाता है। पर कैपिटा इनकम के आधार पर उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से 4 तरीके की इकोनॉमी निकल करके आती हैं: लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई। तो पर कैपिटा इनकम के आधार पर इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमी का बंटवारा किया। उसमें 4 तरीके की इकोनॉमी निकल करके है: लो इनकम, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हायर। लोअर मिडिल में लगभग जो है $998 से लेकर के 3800 समथिंग डॉलर तक जो कमाते हैं, 3850 से इतने डॉलर कमाते हैं, उन जो है इकोनॉमी को रखा गया। और चूंकि हमारी जो है 1893 1891 की कमाई थी परसेंट डॉलर में, एक आदमी $1891 कमाता था, इसलिए इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आया, ठीक है। बाकी का हम इनकम क्राइटेरिया यहाँ नहीं देख रहे हैं, हम इसी का ही देख रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो है इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आता है। पर कैपिटा इनकम कितनी? $996 से $3895 होनी चाहिए। हमारी $1891 की थी। उसका हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की क्षमता नोट की, मतलब रुपए की 3rd रैंक है दुनिया में। लेकिन जो है पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति की जो कमाई है उसमें हमारी रैंक बहुत ख़राब है। रैंक इन्होंने बताई नहीं है, ख़राब है कुल मिला करके, ठीक है। लो रैंक इनकम में वजह क्या है भाई? गरीबी बहुत है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत है, और अशिक्षा भी बहुत है, अनएजुकेटेड। जब देश आज़ाद हुआ हम बैकवर्ड नेशन में आते थे, अभी हम डेवलपिंग नेशन में अब आए हैं, ठीक है। डेवलपिंग, अभी हम डेवलप्ड नेशन में नहीं आते हैं। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंटल इशू को रिजॉल्व करने के लिए, डेवलपमेंटल इशूज़ को फिक्स करने के लिए 5 ईयर प्लान बनाए, 5 वर्षीय योजनाएं बनाई, जिसमें उन्होंने टारगेट सेट किए और इंश्योर किया कि हर एक योजना को पर्याप्त जो है पैसा दिया जाए, फंड दिया जाए, ताकि जो है डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडियन इकोनॉमी के नेचर और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यानी बेसिकली हमारे फैक्टर्स देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। लो पर कैपिटा रियल इनकम, यानी कि हमारी रियल इनकम जो है लो है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कहने का हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हाई रेट का है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। और ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक सेकंड के लिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन व्हिच देयर आर पीपल हु आर विजिबली एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। यानी कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पर लोग, लगता तो है कि लोग नौकरी पाए हुए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड हैं, उनको नौकरी है नहीं। कैसे?
इन सच ए सिचुएशन मोर पीपल आर इंगेज इन अ वर्क देन रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल के लिए समझें, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर 100 लोगों से कोई काम होने वाला है, आपने उसमें 150 लोगों को उसी काम पे लगा रखा है, तो फ्रेंड्स उसे हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात हमने समझ ली। तो ये हो गया था एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो उसमें प्राइमरी सेक्टर पर हमारा बहुत ज़्यादा जोर था, एग्रीकल्चर जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का एक चक्र चला हुआ है, तो आदमी उस चक्र को तोड़ नहीं पाता है, 7 पुश्ते गरीब हैं, विशियस साइकिल चल रहा है, मतलब हम कभी अमीर थे ही नहीं, है ना। रेजिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये सारी मतलब फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित किया है। लो पर कैपिटा इनकम, यानी हर व्यक्ति की इनकम कम है, तो उसी हिसाब से इकोनॉमी डिसाइड हुई। तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी, भाई ऑब्वियसली लोग कम होंगे, कम कंजम्पशन होगा, तो हम इकोनॉमी को तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा कंजम्पशन होगा, ज़्यादा दबाव पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। कम लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जो है हमने ज़्यादा लोगों को लगा रखा है काम पे, वो भी है। हम प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। गरीबी का एक तगड़ा सर्कल चला हुआ था जो टूट ही नहीं रहा है। रेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज कर रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ में। तो ये सारी चीज़ें थी जो प्रभावित कर रही थी। इंडिया वाज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी विथ अ वेरी लो पर कैपिटल इनकम। हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। अभी हमारा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, पहले किसका हुआ करता था, एग्रीकल्चर का हुआ करता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर शेयर ऑफ जीडीपी फॉल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस व्हाइल इंडस्ट्री एंड सर्विस इंक्रीज। मतलब आज़ादी के बाद में जो एग्रीकल्चर का शेयर था जीडीपी में वो घटा, और इंडस्ट्रीज़ का यानी मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस सेक्टर का बढ़ा। एग्रीकल्चर वाज ए डोमिनेंट सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी इन 1950, अकाउंटिंग फॉर 53.1% ऑफ द जीडीपी। जितना भी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था उसका 53% जो है सर 1950 में 53% केवल एग्रीकल्चर से आता था। ठीक है, इंडस्ट्री का शेयर केवल 16.6% होता था, जबकि जो है ना सर्विसेज का जो है शेयर 30.3% हुआ करता था। उसके बाद जब आज़ादी हुई तब क्या हुआ, फॉलोइंग इंडिपेंडेंस एंड विद द स्टार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस एग्रीकल्चर शेयर डिक्रीज व्हाइल द इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इंक्रीज। मतलब कह रहे हैं कि जब भाई इंडिपेंडेंस हुई, सरकार ने ध्यान देना शुरू किया, तो एग्रीकल्चर का शेयर घट गया और सर्विस इंडस्ट्री और मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह और सर्विसेज का रोल बढ़ गया। 1980 और 81 आते आते जो सर्विस सेक्टर था वो 38% ऑफ जीडीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, और एग्रीकल्चर केवल 36% पर सिकुड़ कर रह गया। ठीक है, तो अब सर्विसेज सेक्टर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन गया जीडीपी का। पहले 1950 में क्या स्थिति थी, 1950 में एग्रीकल्चर पहला था, जीडीपी का 53% पहले नंबर पर ये होता था, लेकिन 1980-81 आते आते सर्विस सेक्टर जो है 38% के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। जब आज़ादी हुई तो उस समय सर्विस सेक्टर 30% के लिए जिम्मेदार हुआ करता था, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता था। ठीक है, और साथ ही साथ में द इंडस्ट्री रिमेंड थर्ड विथ 25.9% शेयर। मतलब कहने का 38% सर्विस सेक्टर का रोल रहा, 36.1% एग्रीकल्चर का रोल रहा, ये सर्विस है ये एग्रीकल्चर है, और 25.9% जो है किसका रोल रहा है, इंडस्ट्री का रोल रहा है। कब, 1980-81 की बात हो रही है। तो हम अगर देखें, देयर वाज ए क्लियर एंड सिग्निफिकेंट कंपोजिशनल शिफ्ट इन द फेवर ऑफ सर्विस सेक्टर आफ्टर 1980। अगर हम देखें तो 1980 के बाद में जो सर्विस सेक्टर है उसकी तरफ हमारा रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेज आए। मतलब जहाँ हम एग्रीकल्चर पर निर्भर हुआ करते थे उसी की जगह पर अब हम जो है कहाँ निर्भर हो गए हैं, सर्विस सेक्टर पर निर्भर होना शुरू हुए हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हो गया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमी के नेचर को, ये भी देख लिया था, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हमने देखा इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है थी। ठीक है, और इसमें लो पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति की इनकम बहुत ज़्यादा कम ही थी, बहुत कम थी, और इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर जो का शेयर था जीडीपी में वो घटना शुरू हो गया, जबकि इंडस्ट्री और सर्विस का बढ़ा है। अगर फिगर्स की बात करें तो 1950 के दौरान में एग्रीकल्चर 53% के लिए जीडीपी का 53% यही देखता था। ठीक है, उसके बाद में जो सर्विस सेक्टर था वो 30% के लिए और इंडस्ट्री 16% के लिए जिम्मेदार थी, यानी 53%, 16% और 30% हुआ करता था। ठीक है,
अगर हम इसको उसी के टर्म में देखें, ये घट करके फ्रेंड्स जो है 53% से 36.1% हो गया। ये बढ़ करके 30.3 से बढ़ करके 38% हो गया, 1980 की बात कर रहा हूँ। और ये भी बढ़ करके 16.6 से बढ़ करके 25.9% हो गया। ये चेंजेज हुए बेसिकली, ठीक है, 1950 के फिगर में, और उसी के साथ में 1980-81 का फिगर भी साथ में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, पहले लार्जेस्ट जो है कंट्रीब्यूटर कौन था, एग्रीकल्चर था। अभी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है सर, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है सर्विस सेक्टर हो चुका है, ठीक है। अब अगला टॉपिक लेंगे फ्रेंड्स और बात करेंगे। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा काम की बातें नहीं हो रही, हम क्या है थ्योरी मतलब एक तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कहानी जैसा चल रहा है कि हाँ ठीक है अंग्रेजों ने परेशान किया है, ये वो उसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इन ब्रिटिश पीरियड, इसकी हम बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश पीरियड में क्या स्थिति थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल इंडियाज कॉमर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर हैम्पर्ड बाय द यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल टू द ब्रिटेन। मतलब जब ब्रिटिश सरकार का शासन था, ठीक है, तो उस समय हमारा जो कॉमर्स ट्रेड था, यानी हमारा जो व्यवसाय था और जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित था। क्यों प्रभावित था, क्योंकि यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हुआ करता था, एक तरफा ट्रांसफ़र होता था पूंजी का और रॉ मटेरियल का। जो कुछ भी हमारे पास होता था अंग्रेज सब उठा के ले जाते थे, चाहे वो हमारा रॉ मटेरियल हो, चाहे हमारा पैसा हो, कमाई हो, सब कुछ ब्रिटेन जाता था। द नेग्लेक्टेड सोशल सेक्टर हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमीज प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। क्योंकि सोशल सेक्टर को इन्होंने नेग्लेक्ट कर रखा था किसने, सरकार ने, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था किस पे, इकोनॉमी के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे। कैसे, ऐसे समझिए, अगर आप घर के बड़े बेटे हैं, आप कमाते हैं और घर वाले सारा पैसा आपका ले लें और आपको एक भी पैसा ना दें, खाने के लाले पड़े रहें आपको, ठीक है, ना दें, खाने को ही नहीं देते, कमा के तुम लाते हो लेकिन पैसे तुमको एक भी नहीं देंगे, खाने को भी नहीं देंगे, तो तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से सेहत पर असर पड़ेगा तो प्रोडक्टिविटी घटेगी। वही यहाँ पर हो रहा था कि देश भर पूरा इंडिया कमा रहा है और ये सब उठा के ले जा रहे हैं, पैसे भी नहीं देते, एक चवन्नी भी नहीं देते थे। तो इसलिए क्या हुआ, सोशल सेक्टर जो है नेग्लेक्ट हो गया। आपने भाई खाना नहीं दे रहे हो, उसी तरीके से सोशल ज़रूरतें नहीं पूरी करो, तो धीरे धीरे सेहत दुबली होती जाएगी। महात्मा गांधी जैसे लोग होते जाएंगे, सब दुबले पतले हड्डी वाले लोग होने लगे, ठीक है। अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया रिमेन्ड लो क्वालिटी लेबर मार्केट। ब्रिटिश का शासन था तो उस समय हमारे पास जो लेबर हुआ करते थे वो लो क्वालिटी के होते थे। क्यों, क्योंकि इनको मतलब ही नहीं था ना, इनको तो लो क्वालिटी के लेबर की ही ज़रूरत थी कि तुम काम करो, चाय उगाओ, ठीक है, जो हम कहें अफीम उगाओ, जो हम कहें वो करो, बस ज़्यादा तुमको दिमाग नहीं लगाना है। तो लो क्वालिटी लेबर, अच्छी क्वालिटी के लेबर नहीं होते थे, ठीक है। एज ए रिजल्ट ब्रिटेन्स स्टडी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडियाज इकोनॉमिक सिचुएशन इन अ डायर स्टेट। मतलब इसका रिजल्ट मतलब जो है क्या हुआ, ब्रिटेन में लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमी जो हमारी सिचुएशन थी इंडिया की वो बहुत बुरी हालात से गुजरने लगी। क्यों, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, तो कहाँ से जाएगा इंडिया, और जहाँ पर भी उन्होंने गुलाम बना रखा तो वहाँ से ही एक्सट्रैक्शन करते थे, वहीं से पैसे लेकर जाते थे। द कंट्री सर्वाइवल हैड बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन ड्यू टू द एब्जेक्ट यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड शार्प सोशल डिफरेंसेस। मतलब कंट्री के सर्वाइवल पर सवाल उठने लगा कि क्या ये देश बचेगा भी कि नहीं बचेगा, हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी है, गरीबी एकदम चरम पर है, और सोशल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा खड़े होकर के आगे बढ़ रहे थे, ये सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। दादा भाई नरौजी टाटा ग्रुप के संस्थापक, दादा भाई नरौजी, बाद में जमशेद टाटा आते हैं, उन्हीं के फादर या ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, दादा भाई नरौजी। यानी टाटा खानदान जो है वो वहीं इन्हीं की ही पीढ़ी है, ठीक है। तो दादा भाई नरौजी पब्लिश द फर्स्ट एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इन हिज बुक पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर द ईयर 1867 एंड 1868। मतलब दादा भाई नरौजी ने क्या किया, एक बुक छापी जिसका नाम लिखा पुअर्टी और अन ब्रिटिश रूल। उन्होंने उसी समय कल्पना की कि ब्रिटिश रूल ना होता, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें 1867 और 1868 के दौरान हमारे देश की नेशनल इनकम क्या है, पूरा देश कितना कमा रहा है, उसका एक एस्टीमेट उन्होंने लगाया दादा भाई नरौजी ने। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रिटिश इंडियाज नेशनल इनकम वाज रुपीज 340 करोड़ एंड पर कैपिटा इनकम वाज रुपीज 20 पर एनम करंट पैसे। समझे बात को, पूरा देश मिलकर के 340 करोड़ रुपए साल का कमा रहा था। 340 करोड़ उस समय 1800 समथिंग की बात है, 1867 की, और एक व्यक्ति जो है औसतन 20 रुपये कमा रहा था। पूरी जो हमारी पॉपुलेशन थी, हर व्यक्ति पूरे साल में महज 20 रुपये कमाता था। आज 20 रुपये क्या है आप देखें,
बच्चे जो है टॉफ़ी और कुरकुरे में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट एग्नस मैडिसन, इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल इनकम वाज 23% इन 1600 AD, बट बाय द टाइम ब्रिटिश लेफ्ट इन 1947 इट हैज श्रंक टू ओनली 3%। दुनिया भर में जितनी इनकम होती थी, दुनिया भर में अगर 100 रुपए की कमाई होती थी तो इंडिया 23 रुपए कमाता था। उस 100 रुपए में से 23 रुपए कमाता था 1600 ईस्वी में। और जब 1947 आया और अंग्रेजों ने हमको छोड़ा, तो अगर पूरी दुनिया 100 रुपए कमा रही तो उसमें हम सिर्फ उस 100 रुपए में से हम सिर्फ 3 रुपए कमा रहे थे, सिर्फ 3 रुपए। इस लेवल तक इन्होंने चूसा है, मतलब समझ लीजिए खून हमारा, ठीक है ना। ये हालात करी इन्होंने। सिमिलरली इंडिया अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन 1600 बट फेल टू लेस देन 3% 1947। दुनिया भर में जितना भी ट्रेड होता था उसका 33% जो है इंडिया में होता था। कब? 1600 ईस्वी में। जबकि 1947 में आते आते पूरी दुनिया के ट्रेड का हम महज 3% ही रह गए। 33% से 3%, मतलब क्या हालात है, आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरू में, इंडिया वाज द ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश का जो मुकुट है, ब्रिटिश मुकुट, उस क्राउन में इंडिया सबसे चमकीला जो है ज्वेल है, सबसे चमकीली ज्वेलरी है, तारा है। जबकि द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, लेकिन सबसे गरीब देश है इनकम के हिसाब से। हम सबसे गरीब कंट्री हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार के हिसाब से, ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से हम सबसे चमकीला जो है सितारा बनकर उभर रहे हैं। ऐसे समझिए, समझ रहे हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारी हालत ख़राब है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरा शोषण करके जो लोग ले जा रहे हैं उनके लिए मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। समझ रहे हैं बात को। पाप की कमाई है फूटेगी ठीक है, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी इन द ब्रिटिश पीरियड हमने बात की फ्रेंड्स यहाँ पर। तो हमने देखा कि ब्रिटिश के दौरान जो है, जब इनका ब्रिटिश कॉलोनिज्म था, तो उसमें हमारा जो ट्रेड था, इन्वेस्टमेंट था, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि ये जितना भी हम कमाते थे, जितना भी रॉ मटेरियल होता, सब ब्रिटेन लेकर भाग जाते थे, इस वजह से, ठीक है। सोशल सेक्टर को उन्होंने नेगलेक्ट किया, लोगों की भलाई पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इकोनॉमी प्रभावित हुई, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में लेबर क्वालिटी बहुत बेकार थी। ब्रिटेन में लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा शोषण और बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद में इंडिया का कंट्री का सर्वाइवल ही क्वेश्चन में आ गया कि हम बचेंगे भी कि नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी थी और सोशल डिफरेंसेस बढ़ रहे थे। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थी जिन्होंने हमारी नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया। बुक थी पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1868 के लिए इन्होंने नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी हमारे देश की। उसमें हमारा पता चला कि 340 करोड़ पूरा देश कमाता है और हर व्यक्ति 20 रुपए, हर व्यक्ति औसतन 20 रुपए कमाता है, ठीक है। उसके बाद में कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट एग्नस मैडिसन, जिन्होंने स्टडी करी हुई थी पूरी दुनिया की इकोनॉमी की, उन्होंने बताया कि भाई ग्लोबल इनकम का 23% जो है इंडिया का था 1600 में, और उसके बाद में 1947 में जब ब्रिटिश हमें छोड़ कर गए तो उस समय ये केवल 3% रहेगा। पूरी दुनिया में 100 रुपये कमाया जा रहा है, तो हम उसमें से सिर्फ 3 रुपये हम कमा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 33% जो है ग्लोबल ट्रेड हम 1600 में करते थे, 1947 में हम सिर्फ 3% कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में देखा जाए तो ब्रिटिश क्राउन में सबसे चमकीला जो तारा है वो इंडिया है, लेकिन सबसे गरीब कंट्री है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, ठीक है। फिर आता है ब्रिटिश एरा में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की स्थिति। द ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्कस्ड इन 3 डिफरेंट फेजेज। तो ब्रिटिश इम्पैक्ट क्या हुआ हमारी इकोनॉमी पर, उसको 3 फेज में डिस्कस करेंगे। अर्ली ब्रिटिश पीरियड, जब ब्रिटिश पीरियड शुरू हुआ 1600 लेकर के 1757 तक, 1757 से लेकर के 1857, और ब्रिटिश क्राउन पीरियड यानी 1858 से लेकर के ऑनवर्ड पर हमें डिस्कस करना है। 3 तरीके के 3 मतलब फेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं, तीनों पर हमें डिस्कस करना है, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD मार्क द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट फेज। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में आई तो वहीं से ही पहली फेज शुरू हो गई। कंपनी के पास 2 ही गोल थे, कंपनी है 2 गोल्स, 2 उद्देश्य थे केवल। पहला रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना फैक्ट्रीज के लिए, फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लाओ, और उसके बाद में
कंप्लीट गुड को बेचने के लिए मार्केट पाओ। दो काम, पहला रॉ मटेरियल चाहिए हमें जिससे कि हम फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना सकें, और फिर उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए। ये पहले फेज में इनका उद्देश्य था। सेकेंड फेज की क्या हुआ? द सेकेंड फेज बिगन विद द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव वगैरह लड़े, तो सेकेंड फेज शुरू हुआ बैटल ऑफ प्लासी से, व्हिच मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द कॉलोनियल कंट्रोल इन इंडिया। तो इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव से हार गए थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों का शासन कहीं ना कहीं कंट्रोल काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, इट दिस टाइम वाज द मार्क्ड बाई ब्लाटेंट इंटेंशनल रॉबरी बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, camouflaged as trade exploitive land revenue policies and dishonest company officer accumulating vast fortune। मतलब कहने का, जब सेकंड फेज शुरू हुई प्लासी के युद्ध के बाद में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन्होंने रॉबरी करनी शुरू कर दी, जानबूझ करके लूटना शुरू कर दिया, कैमोफ्लॉज किया, एक छलावा पैदा किया कि हम आपके साथ में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेड नहीं करते थे हमारे साथ, हम सब व्यवसाय नहीं करते, हमें लूटते थे बेसिकली। एक्सप्लोटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ज़मीनों पर इन्होंने कर लगाए तरह तरह के, और जो इनके बेईमान ऑफिसर होते थे वो खूब सारा पैसा बटोर रहे थे, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे थे सेकंड फेज के दौरान। ठीक है, अब आती है थर्ड फेज। थर्ड फेज 1857 में शुरू हुई, जब वो जो है मंगल पांडे वाली क्रांति हुई थी, उसी समय। थर्ड फेज 1857 में शुरू हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने साइलेंट कर दिया सिपॉय म्यूटिनी को। 1857 की क्रांति को बहुत मशहूर नाम से जाना था, मंगल पांडे ने ही ये किया था, मूवी भी आई हुई है इस पर। ठीक है, तो उसी समय थर्ड फेज शुरू होती है। द ब्रिटिश क्राउन डिजॉल्व द कंपनी एंड एड्यूम एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द इंडिया। मतलब यहाँ क्या होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाती है, 1600 में आती है सर, और 1857 से पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी 250 बरस तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, और उसके बाद में यहाँ पर ईस्ट इंडिया शासन खत्म कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक ओवर कर देती है। 1857 से लेकर के 1947 तक लगभग 90 बरस तक हम इनके गुलाम हो जाते हैं। थे ही गुलाम, पर पहले कंपनी का कंट्रोल था, नाउ एक्सक्लूसिव कंट्रोल जो है ब्रिटिश क्राउन का हो जाता है। ठीक है, दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन थ्रू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन, वेल्थ ड्रेन एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो अगर थर्ड फेज में देखें तो क्या क्या हुआ भाई? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया इन्होंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कमज़ोर करने की कोशिश की, एग्रीकल्चरल कमर्शलाइजेशन किया, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया, वेल्थ की ड्रेन की, मतलब धन दौलत जो थी उसको खींचकर हमारे यहाँ से लेकर गए, और इंडियन एजुकेशन का पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन करने की इन्होंने कोशिश करी। बाय द टाइम ब्रिटिश विड्रू, इंडिया हैड डेवलप्ड इनटू अ डेस्ट्यूट इकोनॉमी। जब तक अंग्रेज हमें छोड़कर जाते हैं, हमारी इकोनॉमी एकदम परेशानी से भर चुकी थी। ब्रिटिश लैंड टैक्सेशन प्रोग्राम वाज डिजाइन टू एक्सप्लॉयट इंडियन पेजेंट्री। जो किसान और मजदूर थे उनको जो है एक्सप्लॉयट करने के लिए ब्रिटिश लैंड टैक्सेशन प्रोग्राम बनाए गए थे। ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी सिस्टम टू टेक एक्सेसिव लैंड टैक्स फ्रॉम द फार्मर। किसानों से पैसा वसूलने के लिए जमींदारी प्रथा, महलवारी प्रथा और रैयतवारी प्रथा ये लेकर के आए। ठीक है, फार्मर्स इंडिया वर बोथ इंटाइज्ड एंड कोस्ट टू प्रोड्यूस फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, दस कमर्शलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब जो हमारे देश के किसान थे उनको ललचाया गया, इंटाइज किया गया, और उनको ज़बरदस्ती भी की गई कि तुम वही प्रोडक्ट बनाओ जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम कर सके। इस तरीके से जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसका कमर्शलाइजेशन हो गया। तो अपनी मर्जी धान गेहूँ नहीं बो सकते थे। अगर उन्होंने कहा कि चाय उगानी है तो भाई चाय उगाओ, कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो कमर्शलाइजेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड पॉलिसी, पोर्ट एक्सपेंशन एंड द ओपनिंग ऑफ सुएज कनाल एक्सिलरेटेड द कमर्शलाइजेशन प्रोसेस। सुएज नहर बनी, उसके बाद में ट्रेड पॉलिसी लाए, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बढ़ाया, नए नए बंदरगाह बनाए। तो इन सब चीज़ों ने मिला करके कमर्शलाइजेशन को, यानी एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन को और बढ़ाया। प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन मिड 90s में, 19th सेंचुरी में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ा। द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया। डिक्लाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एन इंक्रीज इन नेशनल वेज, नॉमिनल वेजेज, और रिडक्शन इन द इंडियन टेक्सटाइल कम्पिटिटिवनेस एंड एन इंक्रीज इन द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ऑल कंट्रीब्यूटेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आया, उसके बाद में नॉमिनल वेजेज में बढ़ोतरी हुई,
इंडियन टेक्सटाइल में कंपटीशन खत्म हुआ। टेक्सटाइल मतलब आपका ये जो हथकरघा यानी कि कपड़े उपड़े का उद्योग होता है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ाई गई और ये इन सभी चीज़ों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। मतलब ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं तो इनसे इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्पज से ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने नहीं बढ़ाया था। रेलवे बनाया तो रॉ मटेरियल पहुँचाने के लिए करा हुआ है, इनका ये चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद में ट्रेड पॉलिसी दैट वाज अनफेवरेबल टू द इंडिया आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू ट्रेड डिक्लाइन एंड एग्रीवेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ट्रेड पॉलिसी ऐसी बनाई जिसकी वजह से अगेन हमारा ट्रेड में डिक्लाइन हुआ। रेलवे ने असिस्ट किया ब्रिटिश को इन मूविंग कमोडिटीज़ फ्रॉम द हिंडरलैंड टू पोर्ट, मतलब पोर्ट से यानी हिंडरलैंड मतलब ऐसी जगह जो कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे से दूर पर हो। तो हिंडरलैंड से वो बंदरगाह था, मतलब बीच से उत्तर प्रदेश से अपना ले करके जा रहे हैं जहाँ पर भी समुद्र वगैरह अवेलेबल हैं, उड़ीसा वगैरह या जहाँ पर भी समुद्र अवेलेबल है वहाँ पर ये सामान को ले जाते थे रेलवे की सहायता से, ठीक है। तो अगेन इनका उद्देश्य जो है रेलवे बनाने का हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, इनको अपना सामान पहुँचाना था। इट आल्सो इनेबल्ड ब्रिटिश इन्वेस्टर टू मेक अट्रैक्टिव प्रॉफिट ऑन देयर कैश स्पेंड इन द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब रेलवे जब बन रहा था तो ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को मौका दिया गया कि भाई तुम पैसा लगाओ इसमें और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। द फंडामेंटल गोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन to India was to generate a group of Indians who had a shaky grasp of English but has enough westernized to exchange to their own culture। मतलब इन्होंने शिक्षा में वेस्टर्न एजुकेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया? ये चाहते थे कि एक ऐसा इंडियन ग्रुप तैयार हो जिनकी इंग्लिश तो थोड़ी कमज़ोर हो लेकिन वो इतने मॉडर्न ख्यालात के हों, वेस्टर्न ख्यालात के हों कि अपना इंडियन कल्चर छोड़ करके ब्रिटिश कल्चर को अपनाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को ये तैयार करवाना चाहते थे। मैनी ब्रिटिश फिलासफर्स एंड इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग दादा भाई नरोजी, आर.सी. दत्ता एंड C.N. वकील हैव डन रिसर्च एंड रिटन अबाउट द वेल्थ ड्रेन फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। मतलब इन सब लोगों ने वेल्थ ड्रेन के बारे में रिसर्च करी और बताया कि भाई हमारा जो है जो धन है इंडिया का वो आप ख़त्म किए दे रहे हैं, यहाँ से उठा करके सारा लिए जा रहे हैं। अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्रांसफर्स टू यूके रोज ग्रेजुअली अंटिल द रीच 3.5 मिलियन पाउंड इन 1856 में जो पैसा इंडिया से कमा करके ये साले भेजते थे माफ़ कीजिएगा, तो जो पैसा ये लोग भेजते थे 3.5 मिलियन पाउंड के बराबर होता था सर 1856 में। अभी 2000 समथिंग चल रहा है, सोचिए उस समय, ठीक है। इतना मतलब एक्सप्लॉयटेशन अपने हद पर था। फिर आया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल फ्रॉम 1858 से 1947 द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ऑफिशियल ट्रांसफर ऑफ द मनीज टू द यूनाइटेड किंगडम वर रेफर टू एज होम चार्जेस, ठीक है। तो मतलब जब ब्रिटिश सरकार आई, ब्रिटिश सरकार ने कंट्रोल लिया 1858 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई, तो जो भी पैसा ट्रांसफ़र किया गया इंडिया से कमा करके उसको नाम दिया गया होम चार्जेस। होम चार्जेस वसूले गए किस चीज़ के लिए? डिविडेंड टू ईस्ट इंडिया कंपनी शेयर्स होल्डर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया था उनको डिविडेंड दिया जाता था। इंटरेस्ट ऑन लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड में जो लोन लिया गया था उसका। एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी स्टेशन इन इंडिया, इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके खर्चे के लिए पैसा होम चार्ज से वसूला जाता था। एंड ब्रिंगिंग देम टू इंडिया पेंशन एन्युटीज़, मतलब उनको इंडिया में लाने के लिए खर्चा, इंडिया में रोकने के लिए खर्चा, जो आर्मी के लोग थे, पेंशन वगैरह का खर्चा, रिटायर्ड ब्रिटिश जितने भी ऑफिसर थे, पेमेंट ऑफ गारंटीड इंटरेस्ट टू द रेलवे कंपनीज, सैलरीज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड हिज स्टाफ वर ऑल इंक्लूडेड होम चार्ज। ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिलाकर के भाई ऐसा था कि ये जो है जितना भी मतलब खर्चा था ब्रिटिश का वो सारा का सारा खर्चा ये वसूलते हम ही से थे, जो इनका कहने का मतलब है वो ये, ठीक है। तो ये हुई फ्रेंड जो है 3 तरीके की, मतलब ब्रिटिश एरा में हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी तीन जो है दौर से गुजरती है। पहला अर्ली ब्रिटिश पीरियड 1600 से लेकर 1757 से लेकर के 1857 और ब्रिटिश क्राउन पीरियड 1858 से आगे का, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन पीरियड क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार अब जो है ईस्ट इंडिया खत्म होती ब्रिटिश आ जाता है, ठीक है। तो फाउंडेशन कब हुई? जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई तो इंडियन इकोनॉमी की पहली फेज शुरू हो गई। यहाँ 2 उद्देश्य कंपनी लेकर के आई हुई थी, वो था कि रॉ मटेरियल प्रोक्योर करो फैक्ट्रीज के लिए और फैक्ट्री में माल बनाओ और उसको बेचो मार्केट में। दूसरा फेज तब शुरू हुआ जब प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है,
ठीक है। तो हमारा मतलब हमारे देश पर उनका कंट्रोल बढ़ जाता है। और इस टाइम पर जो है जो ब्रिटिश थे वो जानबूझ करके मतलब ब्रिटिश ट्रेड के नाम पर हमको लूटते थे। उसके बाद में ऐसी लैंड पॉलिसीज लगा रखी थी, ठीक है, कि हम परेशान होते थे। दुगना लगान तिगुना लगान ये सब चलता रहता था। उसके बाद जो बेईमान ऑफिसर थे इनके खूब पैसा कमा रहे थे और कमा के ब्रिटेन ले जा रहे थे। तीसरी फेज 1857 में शुरू होती है जब ब्रिटिश ने सिपॉय म्यूटनी को दबा दिया, ठीक है। सिपॉय म्यूटनी वही 1857 की मंगल पांडे वाली क्रांति की बात हो रही है, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर पूरी तरह ख़त्म कर दिया और भारत पर अपना राज शामिल कर दिया कि भाई अब हम जो है अब हम एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म किया गया, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया गया, जो हम कहेंगे वही तुम्हें उगाना पड़ेगा। वेल्थ ड्रेन किया गया, यानी कि हमारे पैसे को यहाँ से सोख करके लूट करके ले गए। उसके अंदर एजुकेशन सिस्टम को वेस्टर्नाइज करने का प्रयास किया गया, ठीक है। जब तक ब्रिटिश यहाँ से गए हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरे हालात में जा चुकी थी, ठीक है। जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू प्रोग्राम थे वो हमें जो है मतलब हमें लूटने के लिए बनाए गए थे। ब्रिटिश ने ही जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी प्रथा को शुरू किया, ठीक है, ताकि हम जो है किसानों से एक्सेसिव मतलब टैक्स ले सकें, लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल सकें, ठीक है। लोगों को, किसानों को लालच भी दी गई और उन पर ज़बरदस्ती भी की गई कि ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है तुम वही पैदा करोगे। इस तरीके से इंडिया एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन किया गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड पॉलिसी, नए नए बंदरगाहों का बनना, सुएज कनाल का बनना, इन सभी चीज़ों ने कमर्शलाइजेशन को और आगे बढ़ाया। मुगल एम्पायर का जब फॉल आउट हुआ उसके बाद में जो है टेक्सटाइल कंपटीशन घटा, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बढ़ी, तो इन सब ने भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। ट्रेड पॉलिसी हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद में रेलवे भी जो बनाया गया उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि भाई देश के बीच से सामान उठा करके बंदरगाह तक पहुंचाना, इसी के लिए रेलवे बनाया गया था, या रेलवे बंदरगाह से सामान यहाँ तक लाना, ठीक है। इस तरीके से जो ब्रिटिश इन्वेस्टर थे उन्होंने अगर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा लगाया उसमें खूब पैसा कमाया कुल मिला करके इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में वेस्टर्न एजुकेशन है इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य था इंडिया में ही एक ऐसा वर्ग खड़ा करना जिसकी इंग्लिश हल्की कम हो, सेकी हो, वीक इंग्लिश हो, लेकिन वो इतना वेस्टर्न ख्यालात का हो कि वो हमारे कल्चर को अपनाए, अपना कल्चर छोड़ करके। वेल्थ ड्रेन थ्योरी के बारे में बहुत से लोगों ने लिखा, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्ता, C.N. वकील वगैरह ने, कि भाई हमारा जो है हमारे देश का पैसा तुम लूट करके ले जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिशियल ट्रांसफ़र था 1856 में, जब लास्ट साल था किसका, 1857 में क्रांति होती है, तो 1856 में 3.5 मिलियन यूरो के बराबर था, ठीक है। उसके बाद में जो भी तो जब जो है ब्रिटिश कंट्रोल हुआ 1858 से 1947 के बीच में, तो भाई जो है जो भी मनी ट्रांसफ़र की गई जो है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने देश मतलब ब्रिटेन में, तो उसे इन्होंने होम चार्ज कहा। होम चार्ज में क्या क्या चीज़ आती हैं, सारे खर्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने पैसा लगाया उनका डिविडेंड, भारत सरकार के नाम पर इंग्लैंड में जो लोन लिया गया उसका इंटरेस्ट, इंडियन आर्मी जो इंडिया में रहती थी, जो विदेश से यहाँ आती थी उसका खर्चा, रिटायर्ड जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी जो है सैलरी, ठीक है, रेलवे में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन सब के पैसे। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड जो है कुल मिला जितना भी खर्चा लगता था वो सब हमारी ही जेब से वसूलते थे, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर अपना ये लेक्चर खत्म होता है, एक और पार्ट करेंगे फिर पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।